अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मेरी इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा। हम सभी जानते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में, जिनका इंतकाल हो चुका है। उन्हीं की पूरी सच्चाई आज इंशाल्लाह हम आपको जानने की कोशिश करेंगे वीडियो के ज़रिए से कि क्या उनकी हकीकत है। कोई उनको गुंडा बोलता है, कोई बदमाश बोलता है, कोई डॉन बोलता है, कोई गरीबों का मसीहा बोलता है, कोई उनको बाहुबली बोलता है। तो आइए हम लोग पूरी हकीकत उनकी शुरू से लेकर एंड तक जानते हैं, कोशिश करेंगे। और वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है ये। और वीडियो के बारे में जो भी राय तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। मुख्तार अंसारी एक ऐसा इंसान कि जिसके नाम की चर्चा इस वक्त लगभग हर तरफ है। इस इंसान की ताकत, शोहरत, असर और दबदबे का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 20 साल जेल में काटने के बाद भी जब 2024 28 मार्च के दिन इस इंसान की मौत होती है तो गवर्नमेंट को न सिर्फ पूर्वांचल के पूरे इलाके में हद से ज़्यादा सिक्योरिटी को स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 144 यानी कि धारा 144 भी लगानी पड़ती है। ये वही मुख्तार अंसारी है कि जिसकी एक लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश के खास इलाके के जिसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है उसमें तोती बोला करती थी। गवर्नमेंट किसी की भी आए या जाए, मुख्तार अंसारी के दबदबे और असर पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। बल्कि अगर कभी मुख्तार अंसारी खुली जीप में अपने पूरे काफिले के साथ निकल जाया करता था तो पूरे इलाके में दहशत फैल जाती थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि या तो कुछ बड़ा हो चुका है या फिर शायद कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्तार अंसारी की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि कोई तो इस इंसान को बाहुबली कहता है, कोई माफिया कहता है, कोई डॉन कहता है, कोई गुंडा कहता है, कोई मुजरिम कहता है, तो कोई गरीबों का मसीहा कहता है, रॉबिन हुड कहता है, तो कोई तो हद करते हुए भगवान तक कह डालता है। इवन मौत हो जाने के बाद भी जब मीडिया लगातार मुख्तार अंसारी को एक मुजरिम, एक माफिया के तौर पर ही दिखा रहा है, देश का एक बड़ा तबका खुशी भी मना रहा है कि लो एक बड़े अपराधी की मौत हो गई, एक आतंकवादी की मौत हो गई, तब भी ऐसे माहौल में भी जब देश के कुछ मीडिया चैनल्स मुख्तार अंसारी के लोकल इलाके में पहुंचते हैं, यानी कि मऊ या फिर पूर्वांचल के दूसरे इलाकों में, और वहां जाकर जब आम लोगों से पूछते हैं कि मुख्तार अंसारी के बारे में बताओ, तो ज्यादातर लोग बगैर किसी धर्म और जाति के भेदभाव के मुख्तार अंसारी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो तो गरीबों और कमजोर लोगों का मसीहा था। न्यूज़ 24 का एक रिपोर्टर जब क्रॉस क्वेश्चन करते हुए उनसे कहता है कि जिस इंसान को तुम अपना सबसे बड़ा मसीहा बता रहे हो उसके ऊपर तो ऑलरेडी बेशुमार केसेस थे और कई केसेस में तो कोर्ट ने बकायदा सजा तक सुना डाली थी। इसके जवाब में वो लोग कहते हैं कि सिर्फ ताकतवर और जालिम लोगों के लिए ही वो माफिया था, हम गरीबों और कमजोरों के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों और कमजोरों के लिए ही वो इंसान माफिया बना था। तो दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर इंसान एक और उसकी इमेज यानी कि उसकी छवि अलग अलग लोगों के लिए इतनी ज्यादा अलग अलग क्यों है? आखिर कौन था ये मुख्तार अंसारी और इतना ज्यादा ताकतवर और इतना ज्यादा मशहूर कैसे और क्यों बन गया? और आखिर मुख्तार अंसारी की उस मौत की क्या सच्चाई है, क्या राज है कि जो इस वक्त पूरे ही देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी के जरिए से। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से कि जब गांधी जी अपने बेशुमार साथियों के साथ देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में उस दौर में गांधी जी के एक साथी हुआ करते थे कि जिनको उनका बहुत करीबी दोस्त भी माना जाता था और जिनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। ये वही मुख्तार अहमद अंसारी थे कि जिनको 1926 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। मुख्तार अहमद अंसारी का इंट्रोडक्शन सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि दिल्ली में मौजूद वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया नाम की यूनिवर्सिटी कि जिसकी गिनती आज सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में की जाती है,
उस यूनिवर्सिटी की किसी दौर में जिन चंद लोगों ने बुनियाद रखी थी उनमें से एक नाम मुख्तार अहमद अंसारी का भी था। फिलहाल वक्त गुजरा और फिर इन स्वतंत्र सेनानी के यहाँ पर एक बच्चे की पैदाइश हुई जिनका नाम रखा गया सुभानुल्लाह अंसारी। ये भी एक पॉलिटिशियन थे मगर कम्युनिस्ट पार्टी से। इसके बाद सुभानुल्लाह अंसारी के यहाँ पर भी 3 लड़कों की पैदाइश हुई जिनमें से एक का नाम रखा गया सिबगतुल्लाह अंसारी, दूसरे का नाम अफजाल अंसारी और तीसरे का नाम ही था मुख्तार अंसारी, यानी कि वही मुख्तार अंसारी के जिनके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्तार अंसारी के सिर्फ दादा ही फ्रीडम फाइटर और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडर नहीं थे, बल्कि इनके नाना के जिनको ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाम से याद किया जाता है वो भी भारत के एक बड़े योद्धा थे। देश का बंटवारा होने पर उनको बहुत लालच दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी में जाने से मना किया बल्कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान से जंग लड़ी जिसमें वो शहीद भी हो गए थे और बाद में उनको महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। इसके अलावा दोस्तों 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले लगातार जो 2 बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी उन 10 सालों में हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम हुआ करता था हामिद अंसारी। आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं, ये वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। यानी इस हिसाब से मुख्तार अंसारी का पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसे महान लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। बात करें खुद अब मुख्तार अंसारी की तो इनका जन्म 30 जून सन 1963 को यूपी के इलाके गाजीपुर में हुआ था। जाहिर है जिस फैमिली में जन्म हुआ वो न सिर्फ अमीर थी बल्कि काफ़ी समझदार और काबिल भी थी, इसीलिए बचपन से ही पढ़ाई लिखाई पर भी अच्छी तरीके से ध्यान दिया ही गया था। मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है कि ये शुरुआती दौर से ही न सिर्फ निशानेबाजी में काफ़ी अच्छे थे बल्कि क्रिकेट में भी काफ़ी माहिर थे। यही वजह है, ये तक कहा जाता है कि अगर मुख्तार अंसारी पॉलिटिक्स में ना उतरते तो शायद एक अच्छे बॉलर होते। 12th के बाद जब हायर एजुकेशन का सफ़र शुरू हुआ तो गाजीपुर में पढ़ाई के दौरान ही मुख्तार अंसारी की दोस्ती साधु सिंह नाम के एक ऐसे इंसान से हुई कि जिससे दोस्ती के बाद ही इनकी फैमिली के मुताबिक सब कुछ बदल गया। यानी मुख्तार अंसारी का नजरिया, मुख्तार अंसारी की छवि और तो और मुख्तार अंसारी का आने वाला फ्यूचर भी। वैसे तो मुख्तार अंसारी का पॉलिटिकल करियर एक छात्र नेता के तौर पर बनारस में मौजूद हिंदू विश्वविद्यालय से ही शुरू हुआ था, मगर अगर बात करें क्राइम की दुनिया में एंट्री की तो वो 1980 के बाद उस वक्त हुई कि जब गाजीपुर या फिर पूर्वांचल के पूरे ही इलाकों में ठेकों का दौर शुरू हुआ। दरअसल 80 से लेकर 90 तक का ये एक ऐसा दौर था कि जब यूपी में पूर्वांचल के इलाके पर डेवलपमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही फोकस किया जा रहा था। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी तरफ से लगातार इसी डेवलपमेंट के लिए नई नई स्कीम निकाली जा रही थी और फिर उन स्कीम को अंजाम देने के लिए बहुत सारे ठेके वगैरह भी आ रहे थे। ये बड़े बड़े ठेके कभी तो रेलवे में होते थे, कभी खनन में, तो कभी किसी और डिपार्टमेंट में। फिलहाल मुख्तार अंसारी ने भी सोचा कि क्यों ना अपनी किस्मत को इसी ठेके वगैरह में आजमाया जाए, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि उसी दौर में पूर्वांचल के इलाके में एक और भी ऐसा मशहूर इंसान था, या ये कहिए कि एक और ऐसा माफिया और डॉन था कि जो ठेके वगैरह की चीजों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहा था और उसका नाम था ब्रजेश सिंह। शुरुआती दौर में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच कंपटीशन तो काफ़ी था। ये दोनों अपना अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे थे और हर मुमकिन कोशिश किया करते थे कि ठेके उन्हीं को ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, लेकिन फिर भी इनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन फिर हुआ ये कि एक तीसरा इंसान के जिसका नाम था त्रिभुवन सिंह, जो पूर्वांचल का एक डॉन यानी कि एक माफियाई हुआ करता था, वो ब्रजेश सिंह के खेमे में आकर शामिल हो गया। जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंसान मुख्तार अंसारी का बड़ा दुश्मन हुआ करता था। अब नतीजा ये हुआ कि मुख्तार अंसारी की डायरेक्ट दुश्मनी ब्रजेश सिंह से भी हो गई। धीरे धीरे हालात इतने आगे बढ़े कि अब इन लोगों ने तो अपनी अपनी फोर्स यानी कि टीम बनाना तक शुरू कर दी, जिसमें ऐसे बंदों को भर्ती किया जाता कि जो इनके लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहें। और ऐसे गैंग बनने के बाद ही इन दोनों ग्रुप के बीच शुरू हुआ वो खूनी खेल के जो एक लंबे वक्त तक पूर्वांचल के इलाके में चलता रहा। मगर फिर वक्त आया सन 2002 का कि जब वो कांड हुआ कि जिसको उसरी चट्टी कांड के नाम से जाना जाता है और जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि पूर्वांचल के इलाके के सारे लोग तो जानते ही होंगे। दरअसल मुख्तार अंसारी का पूरा काफिला जा रहा था। ब्रजेश सिंह के गैंग को पक्की खबर थी कि मुख्तार अंसारी का पूरा काफिला आ रहा है, इसीलिए उसके ऊपर हमले की प्लानिंग की गई।
मगर क्योंकि मुख्तार अंसारी का नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था तो इसीलिए शायद इनको पहले ही भनक लग चुकी थी। इसीलिए जब हमला हुआ तो दोनों तरफ से खूब गोलियां चली, लेकिन उस वक्त मुख्तार अंसारी मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उनकी गाड़ी तो उस काफिले से पहले ही गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इस बड़े हमले में मुख्तार अंसारी के 3 बंदों की मौत हुई थी, जबकि खबर तो ये भी उड़ गई थी कि दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह के भी गोली लग चुकी है, जिससे ब्रजेश सिंह की मौत हो गई है। लेकिन जाहिर है ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह ही थी। बाद में ये दावा किया गया था कि ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के ऊपर ये बड़ा हमला बीजेपी नेता कृष्णानंद रॉय के कहने पर किया था। दरअसल दोस्तों, मामला ये था कि यूपी के मोहम्मदाबाद की जो विधानसभा सीट थी वो 1985 से लगातार कई सालों तक अंसारी परिवार के ही हाथों में रही थी। यानी इनकी फैमिली का ही कोई ना कोई बंदा हर इलेक्शन में चुनाव जीतकर यहाँ का विधायक बना करता था। मगर सन 2002 में बीजेपी ने इस सीट से मैदान में कृष्णानंद रॉय को उतारा। इनके मुकाबले में थे मुख्तार अंसारी के वही बड़े भाई अफजाल अंसारी के, जो आजकल भी गाजीपुर की सीट से सांसद हैं। इस इलेक्शन में मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि ब्रजेश सिंह ने भी कृष्णानंद रॉय का भरपूर साथ दिया और आखिर में कृष्णानंद रॉय अंसारी फैमिली से कई सालों के बाद ये सीट छीनने में कामयाब भी हो गए। मगर जाहिर है इन तमाम चीजों से मुख्तार अंसारी का गुस्सा तो आसमान पर पहुंच चुका था। ठीक 3 साल के बाद यानी सन 2005 में कृष्णानंद रॉय का मर्डर उस वक्त हुआ कि जब ये एक टूर्नामेंट की ओपनिंग वगैरह से लौट कर आ रहे थे। इनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक गाड़ी आई जिसने इनका पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक किया। उसमें से बंदे निकले और उन्होंने लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों के पास कोई छोटे मोटे हथियार नहीं थे, बल्कि AK-47 थी। चंद लम्हों में ही इन लोगों ने 500 गोलियां बरसा डाली और गाड़ी के अंदर कृष्णानंद रॉय समेत जो 7 लोग मौजूद थे, सातों के सातों लोगों की मौत हो गई। माना जाता है कि ये जो 500 के करीब गोलियां बरसाई गई थी, ये साफ इशारा कर रही थी कि मकसद सिर्फ मर्डर ही नहीं था बल्कि एक मैसेज देना भी था। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि जिस वक्त 2005 में ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त ऑलरेडी मुख्तार अंसारी जेल के ही अंदर थे, मगर फिर भी उनको इस केस में नामजद किया गया था। जांच पड़ताल भी हुई थी लेकिन उनकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिली नहीं थी। मगर बाद में ये भी पता चला कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था मुन्ना बजरंगी, वो दरअसल मुख्तार अंसारी के लिए ही काम किया करता था। जहां तक मामला जेल में जाने का है तो दरअसल 2005 में मऊ के इलाके में एक बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें न सिर्फ बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था, बल्कि कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। उसी दंगे के हालात में ही मुख्तार अंसारी के जो मऊ के विधायक हुआ करते थे, वो अपनी खुली जीप में शहर के अंदर निकल पड़े थे। मतलब जायजा ले रहे थे और दंगे वगैरह को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर आज भी मुख्तार अंसारी के वो जो कुछ खास फोटोज वायरल होते हैं, जिसमें वो एक ओपन जीप के अंदर होते हैं और लोगों को आसपास में समझा रहे होते हैं, वो दरअसल उसी 2005 के दंगे के हैं। मगर बाद में फिर प्रशासन की तरफ से मुख्तार अंसारी को ही इस दंगे का जिम्मेदार ठहराया गया था और फिर बाद में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। 2005 का वो दिन था और 2024 का 28 मार्च का दिन था, यानी 19 से 20 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी मुख्तार अंसारी फिर जेल से कभी बाहर ना आ सके और 28 मार्च के दिन जब वो बाहर आए तो जाहिर है अपनी मौत के साथ आए। बात करें पॉलिटिकल करियर की तो मुख्तार अंसारी ने पहला चुनाव सन 1996 में मऊ से लड़ा था। BSP के टिकट से वो पहले ही चुनाव में जीते और मऊ के विधायक बने। इसके बाद 2002 में उन्होंने एक बार फिर से मऊ से ही अपनी किस्मत आजमाई और इस बार फिर से जीते, मगर इस बार वो BSP या किसी दूसरी पार्टी के टिकट से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट यानी कि बिना किसी पार्टी के लड़े थे। 2007 में एक बार फिर से इंडिपेंडेंट लड़े, इसमें भी जीते। 2012 का चुनाव आते आते हालात काफ़ी बदल चुके थे, जिसकी वजह से अब इन अंसारी फैमिली ने खुद अपनी ही पार्टी बना ली थी, जिसका नाम था कौमी एकता दल। इससे चुनाव लड़ा और एक बार फिर से मऊ के विधायक बने। 2017 में एक बार फिर से लड़ा और फिर 5वीं बार लगातार मऊ से विधायक बने। हैरानी की बात यह है कि मुख्तार अंसारी ने ये जो लगातार 5 चुनाव जीते थे, इसमें से आखिर के 3 उन्होंने जेल से जीते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2005 से लेकर 2024 तक वो लगातार जेल में ही रहे थे। मगर अब सवाल ये भी है कि एक ऐसा इंसान कि जिसकी सिर्फ छवि ही क्रिमिनल वाली नहीं बल्कि हमेशा वो जेल में भी रहा
और जेल से बाहर सिर्फ पर्चा दाखिल करने या फिर ज्यादा में ज्यादा शपथ लेने ही आया। मतलब हमेशा वो जेल में ही रहा और अपने इलाकों से गायब रहा, लोगों से कटा हुआ रहा। उसके बावजूद भी लोग उस इंसान को वोट देते क्यों थे? तो दोस्तों, इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है मुख्तार अंसारी की रॉबिन हुड की छवि। यानी मुख्तार अंसारी को, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, आम गरीब और कमजोर लोगों में एक मसीहा के तौर पर जाना जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दौर में मुख्तार अंसारी का ब्रजेश सिंह या इन सब से गैंग वॉर चल रहा था और जिस दौर में मुख्तार अंसारी का धीरे धीरे राजनीतिक कद बढ़ रहा था, बिल्कुल उसी दौर में ही पूर्वांचल के तमाम आम लोगों में उनकी रॉबिन हुड की छवि भी बनती जा रही थी। और यही वजह है कि अब तक, मतलब जब ऑलरेडी मुख्तार अंसारी को कई केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट में सजा तक हो चुकी है, तब भी इस इलाके के ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वो तो हमारे लिए एक मसीहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंसारी फैमिली के और स्पेशली मुख्तार अंसारी के घर के दरवाजे पर जो भी पहुंचता था वो कभी खाली नहीं जाता था। मामला चाहे किसी गरीब का कर्ज चुकाकर उसकी जमीन को बचाना हो, नौकरी का कोई मामला अटक रहा हो, सरकारी काम में किसी गरीब और आम इंसान को परेशानी हो रही हो, किसी गरीब लड़की की शादी वगैरह करवाना हो या फिर घरेलू झगड़े वगैरह सुलझवाना हो, ये सारे ही काम मुख्तार अंसारी के द्वारा लगातार किए जाते थे। मुख्तार अंसारी के ऊपर अलग अलग दौर में दर्ज किए गए लगभग 60 से 70 केसेस थे, मगर उनका परिवार इन तमाम केसेस को हमेशा डिनाई करता आया है और यही कहता आया है कि ये तमाम राजनीति से प्रेरित हैं, यानी ये सब कुछ पॉलिटिक्स की वजह से है। मिसाल के तौर पर उनके छोटे भाई के जो खुद भी इस वक्त सांसद हैं, यानी कि अफजाल अंसारी, उन्होंने एक बार बयान देते हुए कहा था कि मुख्तार हमसे 10 साल छोटे हैं। वो यहीं जब गाजीपुर में पढ़ते थे तब उनकी दोस्ती साधु सिंह नाम के एक इंसान से हुई थी, जिससे दोस्ती निभाने के चक्कर में वो उसकी निजी दुश्मनियों में पड़ गए, जिसकी वजह से बहुत सारी बदनामियां उन्हीं के गले पड़ गईं। अफजाल अंसारी ने अपने भाई मुख्तार अंसारी के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर बात करते हुए भी कहा था कि वो मऊ से चुनाव लड़ते आए हैं और लगातार जीतते ही आए हैं। पॉलिटिकली उनका कद हमसे बहुत बड़ा है, उनकी पॉपुलैरिटी हमसे कहीं ज्यादा है। गाजीपुर से जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग उन्हीं के नाम से हमारी पहचान करवाते हैं। वो कहते हैं कि गाजीपुर के सिर्फ 8% मुसलमान हमें कभी नहीं जितवा सकते हैं, बल्कि सारे ही लोग मिलकर जितवाते हैं, और जितवाएं भी क्यों ना, क्योंकि हम भी उनके हर सुख और दुख में साथ रहे हैं। कई बार तो रमजान के महीने में मुंह पर रुमाल रखकर हाथियों पर बैठकर उनके साथ होलियां तक खेली हैं। ये सब हमारे अपने लोग हैं और इसीलिए हमको इनके वोटों पर भरोसा रहता है। फिलहाल जैसा कि हम जानते ही हैं कि 28 मार्च सन 2024 को रात के लगभग 8 से 8:30 के बीच मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। उन्होंने हमारी इस दुनिया को लगभग 60 साल की उम्र में अलविदा कहा। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी डिबेट चल रही है। दरअसल मैटर ये है कि कुछ महीने पहले ही, यानी कि 2023 दिसंबर के महीने में, मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा था कि जेल के अंदर हमारे अब्बा की जान को खतरा है, इसीलिए उनको फौरन किसी ऐसी जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया जाए कि जो ऐसी स्टेट में मौजूद हो कि जहां पर नॉन बीजेपी यानी कि बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी को यूपी में ही रहना पड़ा। इवन मौत से कुछ दिन पहले भी जो मुख्तार अंसारी के वकील थे, उन्होंने बाराबंकी की स्पेशल कोर्ट में ये कहा था कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, यानी ऐसा जहर खाने में मिलाकर दिया जा रहा है जो धीरे धीरे असर करता है, जिससे मुख्तार अंसारी की मौत हो सकती है। सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि मौत से कुछ दिन पहले, यानी कि जब मुख्तार अंसारी की अपने बेटे से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी, उसमें भी उनके बेटे के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने यही कहा था कि उनकी हालत खराब से खराब होती जा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको खाने के अंदर जहर दिया गया है जो अंदर से बुरी तरीके से काट रहा है। ये सारी चीजें, ये सारी खबरें मीडिया पर पहले से चल ही रही थी कि 28 मार्च की रात अचानक से ये खबर भी आ गई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल और प्रशासन की तरफ से तो यही बताया गया है कि मुख्तार अंसारी जो पहले से ही बीमार थे, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। उनको हॉस्पिटल ले जाया भी गया, जहां पर 9 डॉक्टर्स की स्पेशल टीम ने उनका ट्रीटमेंट वगैरह किया, मगर उनको बचाया ना जा सका।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहर वगैरह देने की खबरें पहले से ही आ रही थीं, तो इसीलिए मुख्तार अंसारी की इस तरह से मौत पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि न सिर्फ उनकी फैमिली ही ये दावा कर रही है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जांच करवाएंगे, बल्कि विपक्ष के जो कुछ बड़े बड़े नेता हैं उनके ट्वीट और उनके स्टेटमेंट वगैरह में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है और उन्होंने जहर वाले इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोग भी अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल, जिस पर मैं मेनली न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो मैंने देखा, मुख्तार अंसारी के बारे में पूरा मुकम्मल तफसील से बताया एक एक चीज़, कब उनकी पैदाइश हुई और उनके दादा परदादा मतलब जो भी थे सब पॉलिटिशियन थे, गांधी जी के साथ भी थे और उसके बाद भी थे। और ये पूरी जानकारी हम लोगों ने वीडियो के जरिए से ली। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर किया करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।